साथियों, नमस्कार। पद्मेश तेलंग आपसे मुखातिब है और प्रतियोगी परीक्षा की नज़दीकी है और हम फिनिशिंग टच के फेज में हैं। फिनिशिंग टच यानी रिवीजन के बाद भी अति आवश्यक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स का एक दफे सिंहावलोकन कहिए, रिकेप कहिए। इस क्रम में आज की व्याख्यानमाला का आज का व्याख्यान राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर हम प्रारंभ करते हैं। पिछले व्याख्यानों में हमने भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा की। अब उस वाइड स्कोप के बाद पूरे देश का हम सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य की जो है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स है, उस पर बात करेंगे। उसके पहले हम राजस्थान के बारे में थोड़ा सा एक दफे फिर रिकेप करें कि राजस्थान, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में 10 संभाग हैं, डिवीजन हैं और 50 जिले थे। हालांकि अभी रिसेंटली कुछ जिलों को कम करने की घोषणा हुई है। तो राजस्थान का जो ये भौगोलिक क्षेत्रफल है ये पूरे देश का 10.41% है और सबसे ज्यादा राजस्थान का पूरे देश में भौगोलिक क्षेत्रफल है। कुछ संकेत और बताएं, कुछ इंडिकेशन जो राजस्थान के बारे में है कि यहाँ की जनसंख्या जो है वो 6.85 करोड़ है 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार। जनसंख्या का घनत्व जो है, घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर की जो जनसंख्या है 2011 की गणना के अनुसार, तो प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ 200 की जनसंख्या है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या जो है, मैं जो आंकड़े दे रहा हूं ये सारे जनगणना 2011 के आधार पर हैं। तो कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 24.9% है। इसका मतलब शेष बची करीब 75% जनता राजस्थान की गांवों में रहती है। 24.9% की जनसंख्या शहर के बाद हम अगर लिंगानुपात की बात करें, जेंडर रेशियो, स्त्री और पुरुष की संख्या का अनुपात, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या राजस्थान में 928 है। अगर इंडिया लेवल की बात करें तो 943 है भारत के लेवल पे। यहां राजस्थान में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में, भारत की तुलना में कम है। 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं राजस्थान में है। साक्षरता दर यहाँ पर राजस्थान में 66.1% है। 100% साक्षरता यहाँ नहीं है। पूरे भारत की साक्षरता का दर 73% है, हम उससे काफी नीचे हैं, 66.1%। पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो 79.2% है, 79.2%। और महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो 52.1% है, मात्र 52.1%। इसको करीब करीब आधा ही ये हुआ है पूरा। शिशु मृत्यु दर, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जो मृत्यु हो जाती है, उसमें प्रति 1000 जीवित बच्चे अगर हम गिने तो प्रति 1000 जीवित बच्चों में 32 बच्चों की यहाँ मृत्यु हो जाती है। और जन्म के समय जो जीवन की प्रत्याशा है, मतलब ये उम्मीद की जाती है जन्म के समय कि ये बच्चा कितने वर्ष जिएगा, ये है वो उम्र आती है 69.4 वर्ष। मातृ मृत्यु जो अनुपात है, हमने शिशु मृत्यु की बात की, मातृ मृत्यु अनुपात जो है, जब बच्चा जन्म लेता है प्रसव के समय जो माताओं की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, अगर 1 लाख जीवित जन्म बच्चे माने हम तो 113 माताओं की यहाँ मृत्यु हो जाती है। ये कुछ आंकड़े हैं जो हमको ये बतलाते हैं कि राजस्थान बावजूद इसके कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% है पूरे देश का, लेकिन इन सारे आंकड़ों में
हम भारत की पूरे देश की तुलना में हर जगह कमजोर हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसको जीएसडीपी कहते हैं, वह कोई निश्चित अवधि ली जाती है। उसके दौरान राज्य में जो उत्पादित है, जो जिसका प्रोडक्शन हुआ है, सभी अंतिम वस्तुओं फिनिश्ड गुड्स और सेवाओं सर्विसेज का मौद्रिक मूल्य होता है। आंकड़ों में उसकी मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में एक पर्टिकुलर कोई पीरियड ले लीजिए और उस पीरियड में जितने उत्पादित वस्तुएं हैं फिनिश्ड और जितनी सेवाएं हुई, सर्विसेज दी गई, उनका टोटल करेंसी जो मूल्य है उसको सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसका आधार दो होता है, एक तो स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पे आधार वर्ष 2011-12 मान लिया जाता है और उसके आधार पर हम गिनते हैं। तो जीएसडीपी राजस्थान का स्थिर मूल्यों पर अगर वृद्धि दर को हम गिने तो यहाँ उसमें वृद्धि दर 8.03% है और प्रचलित मूल्य जो बाजार में मूल्य हैं उनके हिसाब से अगर सेवाओं को और फिनिश्ड गुड्स को जोड़कर उनकी कीमत निकालें, उसमें वृद्धि दर यहाँ 12.56% है, 12.56% है। ये कुछ इकोनॉमिक आंकड़े थे। प्रति व्यक्ति आय की जो हम बात करें कि प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है कि शुद्ध जो राज्य घरेलू उत्पाद है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, अभी हमने सकल राज्य घरेलू उत्पाद बताया था। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में कुल किसी समयावधि में कुल उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जोड़कर उसमें माइनस जो डेप्रिसिएशन है, हास है, कमी है, उसको माइनस करने के बाद जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद आता है और उसको राज्य की जो मध्यवर्षी कुल जनसंख्या से अगर विभाजित कर लें हम, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में अगर राज्य की जनसंख्या का भाग लगा दें तो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर एनएसडीपी बटे राज्य की कुल जनसंख्या, और मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या। मध्यवर्षीय का मतलब पूरे वर्ष के बीच में, बीच की जो डेट है उस तारीख में मोटे तौर पर आप जनसंख्या गिन लीजिए, तो उस जनसंख्या को एनएसडीपी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में भाग लगाने से प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। प्रति व्यक्ति आय जो 2023-24 गुजरा है उसको अनुमानित किया गया था 1,67,964 रुपए प्रति व्यक्ति आय, और वर्ष इससे पहले का जो था 22-23 उसमें ये शुद्ध जो प्रति व्यक्ति आय थी उसको 1,50,653 थी। इसीलिए 22-23 का 1,50,653 के अगेंस्ट 23-24 में अनुमान किया गया कि प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में 1,67,964 होगी, यानी करीब 11.49% की वृद्धि का अनुमान किया गया 23-24 के लिए प्रति व्यक्ति आय में। ये प्रचलित कीमत थी, जो बाजार में कीमत होती है वस्तुओं की और सेवाओं की। एक आधार और होता है स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमत यानी 2011-12 का जो आधार वर्ष है उसके अगेंस्ट हम बात करें प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 2023-24 में जो अनुमान किया गया वो था 90,831 रुपए का, और इससे पहले का जो वर्ष 2022-23 गया उसमें ये राशि 84,935 थी। यानी 22-23 की तुलना में 23-24 में जो अनुमान किया गया प्रति व्यक्ति आय का, और वो भी स्थिर 2011-12 वर्ष की कीमतों के आधार पर, ये 22-23 की तुलना में 23-24 में 6.94% की वृद्धि को दर्शाता है। ये कुछ इकोनॉमिक आंकड़े थे। ये आंकड़े को रटने की और याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। हम कृषि पर आते हैं। राजस्थान में कृषि की पोजीशन ये है कि जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी जो भी हमने बताया सकल राज्य घरेलू उत्पाद, निश्चित अवधि में फिनिश्ड गुड्स प्लस सर्विसेज, उनकी जो मौद्रिक मूल्य है
उसको जीएसडीपी कहते हैं। तो कृषि की जब बात कर रहे हैं तो जीएसडीपी में कृषि का जो हिस्सा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर यहाँ 2.13% है। स्थिर मूल्य मतलब वही 2011-12 का बेस बनाकर, और प्रचलित मूल्य के दर पर जो वृद्धि है, जो बाजार में एक्चुअली प्रचलित मूल्य चल रहा है, वो वृद्धि दर 9.64% की है। इसका मतलब हुआ कि जब 11-12 की तुलना में हम कर रहे हैं वृद्धि दर, तो कृषि का हिस्सा 2.13 ही आता है, यानी बहुत बड़ी वृद्धि नहीं हुई हमारी। लेकिन प्रचलित मूल्य पे अगर कीमतों को लगाएं, राशि को गिने, तो ये वृद्धि दर 9.64% हो जाती है। इसलिए कृषि की स्थिति भी 11-12 की तुलना में अगर देखें, आधार वर्ष की तुलना में, तो 2.13 हमने बहुत ज्यादा कोई वृद्धि राजस्थान ने नहीं की है। ये अलग बात है कि आज की तारीख में बाजार के मूल्यों पर अगर हम निकालने लगे तो ये वृद्धि हमको 9.64% नजर आती है। जमीन का जो उपयोग है राज्य में, और कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है आपका कृषि के लिए भू उपयोगी जो अवेलेबल है, वो है 342.81 लाख हेक्टेयर। 342.81 लाख हेक्टेयर अवेलेबल है। इसमें शुद्ध रूप से जो बोया गया क्षेत्र है, नेट जो क्षेत्र को बोया जाता है, इसका 53.74% ही बोया जाता है। यानी यहां भी करीबन 50% क्षेत्र में बुआई नहीं है। वानिकी जिसको कहते हैं वन से संबंधित इसमें क्षेत्रफल का प्रतिशत 8.09% ही है। इसका मतलब वनों की यहाँ कमी है, मात्र 8.09% ही है। और एक वृक्षों के जो झुंड और बाग हैं, वो मात्र 0.09% है। यानी कुल मिला के पिक्चर ये बनती है कि राजस्थान मोटे तौर पे बंजर भूमि का या रेगिस्तानी भूमि का, या जिसमें फसल और कृषि बहुत कमजोर स्थिति में है, वो राज्य है। कुछ आगे हम और चलते हैं। पैदाइश जो होती है कृषि की, उनके फिगर्स भी हैं, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन कृषि उत्पादन की जो ओवरऑल बात करें, जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, खाद्यान्न जो यहाँ उत्पन्न होता है, वो खाद्यान्न उत्पन्न 2023-24 में 245.01 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। और ये जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस 3.08% ही हुआ है। यानी बहुत खाद्यान्न उत्पादन में अच्छी वृद्धि दर नहीं है यहाँ की, 3.08% का ही परिवर्तन हुआ है। फिर कुछ फसलों की बात करें कि बाजरा राजस्थान का पूरे देश में उत्पादन में प्रथम स्थान है, सेकंड स्थान उत्तर प्रदेश का है। और कुल बाजरा जो पूरे देश में उत्पादन होता है, उसमें पूरे देश में होने वाले उत्पादन के अगेंस्ट राजस्थान का योगदान 38.98% है, लेकिन स्थान प्रथम है। इसी तरह से सरसों का भी स्थान पूरे देश में राजस्थान का प्रथम है, सेकेंड स्थान पर मध्य प्रदेश है। और देश की तुलना में अगर बात करें योगदान, तो राजस्थान का योगदान सरसों के मामले में 46.63% है। कुल तिलहन की बात करें, तिलहन में भी प्रथम स्थान राजस्थान का है, सेकंड स्थान मध्य प्रदेश का है। और पूरे देश में राजस्थान का योगदान जो है वो है 22.25%। ऐसे ग्वार है, ग्वार में भी प्रथम स्थान पर राजस्थान है। इसमें भी 87.69 मैक्सिमम योगदान भारत के उत्पादन के अगेंस्ट राजस्थान का हो जाता है। सारी कमोडिटी को मैंने नहीं लिया है, सिर्फ इन कमोडिटी को लिया है जिसमें कृषि उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम है। अब कृषि से संबंधित कुछ विकास योजना है सरकार की। एक है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, 2017 में प्रारंभ की गई थी, और इसको शुरू में कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर डिवीजन में क्रियान्वित किया गया था। इसी तरह से सिंचाई के लिए
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 आई, और फिर इसके बाद या इसी अवधि के करीब करीब पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो सूक्ष्म सिंचाई के लिए थी 2015 में, सूक्ष्म सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर और ड्रिप की तकनीक को बढ़ावा दिया जाता है। जहां मरुस्थल में पानी की कमी है वहां इसको सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक से। उसमें केंद्र और राज्य की तुलना में अगर केंद्र में 60% स्प्रिंकलर और फवारों से और ड्रिप से होता है तो राजस्थान में 40% से होता है। भारत की तुलना में राजस्थान का प्रतिशत का औसत 60 और 40 है। इसी तरह से कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 का परिणाम यह है कि केंद्र और राज्य में सिंचाई का जो प्रतिशत है 60 और 40 का है। इसका मतलब यह है कि भारत की तुलना में राजस्थान में सिंचाई का प्रतिशत कम है, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है अथवा पानी के प्रबंधन की कमी हम कह सकते हैं। एक योजना आई थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो 2007-8 में शुरू की गई थी, और उद्देश्य था कि कृषि में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, इन्वेस्टमेंट को। एक योजना और चर्चा करेंगे, सौर ऊर्जा पे आधारित पंप योजना। ये प्रधानमंत्री की एक कुसुम योजना थी, उस कुसुम योजना का पार्ट है सौर ऊर्जा आधारित पंप योजना। इसका प्रारंभ फरवरी 2019 में हुआ था, और सौर ऊर्जा के आधार पर इसको संयंत्र लगाने की कुछ स्कीम आई थी कि सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाए। तो राजस्थान में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो लगाया गया वो एक भालोजी गांव है, भालोजी गांव कोटपुतली में। वहां सौर ऊर्जा का पहला पंप परियोजना, सिंचाई के लिए पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। कृषि विपणन की बात जब आती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाता है, उसका जो मार्केट है, उसका जो बेचान है, बिक्री है। कृषि विपणन की कुछ योजनाओं की चर्चा करें। मुख्यमंत्री और राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009 में आई। फिर महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में आई। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इसमें गर्भावस्था की सहायता, जो मजदूर लोग हैं, कृषि से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके लिए गर्भावस्था की सहायता थी। महिला श्रमिक को पुत्री के विवाह पर सहायता के लिए थी। ये ज्योतिबा फुले योजना का पार्ट था। एक कृषक उपहार योजना आई थी, ई नाम पोर्टल पर जनवरी 2022 में लॉन्च की गई थी, और इसमें डिजिटल कूपन जारी किए गए थे 10-10 हजार की बिक्री पर। यह कृषक उपहार योजना थी। कृषि विपणन के लिए एक और स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण। इसकी कार्यावधि 5 वर्ष थी। एक योजना और आई, सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। इसमें कृषि उपज की जो बिक्री होती है उस पर ई भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने के लिए स्कीम थी, सावित्री देवी फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। बात कृषि की चल रही है तो जल संसाधन, जो रिसोर्सेज है पानी के, यहाँ पर जल संसाधन की बात करें तो आंकड़ों से बात करूं तो राज्य में, राजस्थान राज्य में कुल 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। कुल 39.36 लाख हेक्टेयर में। कुछ सिंचाई परियोजनाओं की चर्चा करूंगा मैं। एक योजना का नाम था धौलपुर लिफ्ट में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जो होती है, स्प्रिंकलर और फवारों से बूंद बूंद, उसमें ये एक योजना थी। एक योजना की चर्चा करूं मैं, नर्मदा नहर परियोजना आई। वो ये भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना थी, और जालोर और बाड़मेर जिलों में जो कमांड क्षेत्र है उसमें इसका उपयोग हुआ था। काली तीर लिफ्ट योजना है,
पार्वती और रामसागर बांध से जोधपुर जिले के जो गांव हैं उनको पेयजल मांग की आपूर्ति के लिए काली तेल लिफ्ट योजना आई। इसी तरह से और कुछ योजनाएं हैं। नवलेरा बैराज है पूर्वी राजस्थान के लिए। ज़्यादा हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। एक इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग, वापस लाइन बिछाई गई उसको, इंदिरा गांधी फीडर की। ये भारत सरकार और पंजाब सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था, उसका एक समझौता ज्ञापन था। तो सरहिंद फीडर में जो 2 स्टेट का भागीदारी है भारत सरकार की इस स्कीम में। सरहिंद फीडर में पंजाब और राजस्थान, पंजाब 54.15% और राजस्थान को मिला 45.85% सरहिंद फीडर से, इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर में। यानी राजस्थान को केंद्र सरकार से इसमें उम्मीद की जा रही है कि 60% हिस्सा की राशि की प्राप्ति होगी। एक परियोजना और है रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन परियोजना, RRR प्रोजेक्ट। रिपेयर होगा, रिनोवेशन होगा, रिस्टोरेशन होगा। ये 2005 के जनवरी में प्रारंभ की गई थी और वर्ष 2017-18 में जो प्रधानमंत्री कृषि योजना हर खेत को पानी है उसको भी इस योजना में शामिल कर दिया गया था। वर्तमान में राज्य की 37 परियोजनाओं को इस रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन परियोजना में शामिल किया गया है। अब भूजल संसाधन की बात करें। जमीन के अंदर जो जल है, कुओं में, बावड़ियों में, प्राकृतिक रूप से उस भूजल का जो संसाधन हमारे पास है राजस्थान में, उसकी कुछ सरकारी योजनाओं की बात करूं। एक योजना आई अटल भूजल योजना। ये भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों ने 50-50% का इन्वेस्ट किया और उसकी सहयोग से इस योजना का प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2020 से 5 वर्ष के लिए। तो इस अटल भूजल योजना में राजस्थान भी कुछ अन्य राज्यों के साथ साथ इसकी भागीदारी इसमें रही है उसकी। एक चीज आई, एक योजना आई, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, और इस तरह से ये भूजल संसाधनों का हमने कुछ हवाला दिया। पशुपालन की बात करें, राजस्थान राज्य में देश का कुल जो पशुधन है उसका 10.60% पशुधन राजस्थान में है। और पशुपालन विभाग यहाँ काम करता है राजस्थान में। उसने जो वर्ष गुजरा है 2023-24 उसके दौरान कुछ कदम उठाए थे, उनकी चर्चा करें। एक था राष्ट्रीय पशुधन मिशन। इसके अंतर्गत भेड़ और बकरियों की जो आनुवंशिक जेनेटिक सुधार है उस स्कीम को लिया गया था। एक योजना आई पशु मित्र योजना। इसमें जो पशुपालक हैं उनको सुविधाएं देने के लिए, जैसे पशुओं पर टैगिंग की जाती है, टीकाकरण किया जाता है, बीमा किया जाता है, नस्ल सुधार किया जाता है। इस योजना में उन पशुपालकों को सरकारी मदद दी गई। एक योजना आई कामधेनु बीमा योजना। कामधेनु बीमा योजना में जो दुधारू दूध देने वाली गायें हैं, भैंस हैं, उनकी वंश वृद्धि के लिए और उनके निःशुल्क बीमा के लिए ये योजना थी। और फिर ये तो पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए कदम थे। राजस्थान सरकार ने कुछ और योजनाएं भी पशुपालन के लिए की। उसमें थी एक मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। पशु बीमार होते हैं तो उनके लिए निःशुल्क दवा देने की 15 अगस्त 2012 को ये स्कीम शुरू की गई थी। एक खुरपका और मुंहपका, ये पशुओं में एक रोग हो जाता है, तो खुरपका और मुंहपका रोग के लिए एक भारत सरकार की योजना आई, 2010 में आई थी। इसमें भी राजस्थान सरकार ने अपने पशुपालकों को ये सुविधा का फायदा दिया। गोपालन विभाग, गायों की जब बात आती है तो एक अलग से विभाग ही राजस्थान सरकार ने 13 मार्च 2014 को गोपालन विभाग की स्थापना की और उसका उद्देश्य था कि जो देशी नस्ल के हमारे पशु हैं, विशेष तौर पर गाय हैं, इनका संवर्धन हो, संरक्षण हो, विकास हो और इनमें
प्रगति हो देश की में राजस्थान की। तो गोपालन विभाग ने कुछ काम किए। उसमें एक योजना आई, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना 1 जनवरी 2022 को आई। ये डेयरी उत्पादकों के लिए अगर कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कोई विकलांगता हो जाती है, तो 2.5 लाख रुपए की बीमा राशि मिलेगी। इस तरह के कुछ प्रावधान राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना में आई। गोपालन विभाग की ही एक योजना है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, 1 फरवरी 2019 को लागू हुई। ये दुग्ध उत्पादन बढ़े उसके लिए योजना थी। एक योजना है नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना। नंदी गौशाला, जो ये आवारा बेल और इनको छोड़ दिया जाता है, सांडों को जिनका कोई उपयोग नहीं है, वो उनको नंदी कहते हैं। उन नंदी की भी थोड़ी सी देखभाल हो, उसके लिए योजना आई। एक आई गौशाला पशु आश्रय स्थल योजना। इसमें भी आवारा मवेशी जो सड़कों पे भटकते हैं भूखे प्यासे बीमार, उनके लिए पशु आश्रय स्थल योजना आई। और एक वध से बचाएं, इसके लिए गोवंश योजना आई कि पशुओं को कटने के लिए ले जाते हैं, इनको वध से बचाने के लिए सरकार ने प्रतिदिन, जैसे बड़े मवेशी हैं तो 40 रुपए प्रतिदिन और छोटे मवेशी हैं तो 20 रुपए प्रतिदिन की दर से विभिन्न गौशालाओं में मवेशियों को रखने के लिए कहा। ये सहयोग सहायता दी गौशाला को, ताकि वो वध होने के लिए, कटने के लिए इन पशुओं को नहीं भेजा जाए। मत्स्य पालन, मछली के पालन की भी एक कुछ योजनाएं हैं। जल संसाधन जो है, जल संसाधन हमारे पास जो है, उसमें राजस्थान का स्थान देश में खाली 10वें स्थान पर है। जल संसाधन हमारे पास बड़ी सीमित है, इसलिए फिर भी 2 मत्स्य फील्ड मिल और मछली पालन और पौंड निर्माण, उसके लिए एक केज कल्चर यूनिट झालावाड़ जिले में प्रस्तावित की गई कि मत्स्य पालन वहां हो। वानिकी, वनों की, जंगलों की बात करें तो वानिकी की एक स्कीम तो भी वर्ष 23-24 में ही, जो भी लेटेस्ट पिछले वर्ष में शुरू हुई है, इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक वनों को, जो पारंपरिक वन हैं, नीम, पीपल इत्यादि, इनसे बाहर दूसरे वृक्षों का भी डेवलपमेंट किया जाए, विकास किया जाए। वानिकी में ये इसका उद्देश्य है। और इस वानिकी में 2023-24 की इस योजना में एक लक्ष्य रखा गया कि पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधारोपण करेंगे। और इस पौधारोपण के लिए विभिन्न विभाग, संस्था, सामाजिक संस्था लोगों का सहयोग करेंगे। सहयोग से 5 करोड़ का हम नया पौधारोपण करेंगे। एक घर घर औषधि योजना है। घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को लागू हुई। इसमें ये कहा गया कि तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, ये जो औषधि से संबंधित पौधे हैं, इनका विकास किया जाए। इसको 2021 की योजना घर घर औषधि योजना। लव कुश वाटिका, देखिए अभी हम जो सब कुछ बात कर रहे हैं वानिकी को लेकर कर रहे हैं, वन को लेकर, तो लव कुश वाटिका है कि इको टूरिज्म, पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण रहे और उसमें फिर टूरिज्म बढ़े, उसके लिए हर जिले में 2 लव कुश वाटिका विकसित की जाएंगी। ये एक स्कीम आई। एक आया राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड है। इसमें एक जो इसका जैविक विविधता अधिनियम 2002 है, उसके तहत इस बोर्ड को स्थापित किया गया ताकि राज्य जैव विविधता, जैव जीवों की जो विविधता है, उसमें कुछ विकास किया जा सके। एक नगर वन की योजना आई। नगर वन में क्या योजना थी कि आगामी 5 वर्षों में 200 नगर वन विकसित किए जाएं। अगले 5 वर्ष में 200 नगर वन, जिसका उद्देश्य था कि हरित स्थान, हरियाला स्थान बढ़े और सौंदर्यपूर्वक वातावरण का निर्माण हो। एक वानिकी का ही पार्ट समझे इसको, ई कचरा प्रबंधन। कचरा जो होता है उसका ई कचरा प्रबंधन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस स्कीम को लागू किया और एक नीति बनाई कि ई कचरा प्रबंधन नीति 2023 अभी गत वर्ष ही इसको प्रकाशित की है, ताकि ई कचरा स्कीम के माध्यम से कचरे का निस्तारण किया जा सके। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट की अब बात करूं मैं,
सहकारिता जिसको हिंदी में कहते हैं। पूरे राजस्थान राज्य में कुल पंजीकृत रजिस्टर्ड जो सहकारी समितियां हैं वो है 41,419। ये सहकारिता समितियों में कुछ लोग समूह बनाकर कुछ अमुक उद्देश्य के लिए सोसाइटी बनाते हैं, उसको सहकारिता अभियान कह लीजिए। इसमें राजस्थान में सरकार में रजिस्टर्ड 41,419 है। इसके तहत एक आया पीएम किसान पोर्टल। पीएम किसान पोर्टल में राजस्थान सरकार का जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है उसने किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीकरण किया और फिर किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत की और इसमें किसानों को भारत सरकार की जो विविध सेवाएं हैं उसमें लाभ मिले, इसके लिए राजस्थान की पहल थी। एक राजस्थान सहकार पोर्टल है, ये भी ई सेवा है, सहकार पोर्टल है। इसमें जो सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं, ऋण देना, सोसाइटी का पंजीकरण वगैरह, इस सब की जानकारी और सब में सहयोग करने के लिए राजस्थान सहकार पोर्टल है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना भी इसी तरह की है। एक चर्चा करें सहकारिता विभाग की योजना पे, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें जो गैर कृषि गतिविधियां हैं जिसमें एग्रीकल्चर शामिल नहीं है, अन्य गतिविधियां हैं, उनके लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 50,000 रुपए की ऋण राशि उपलब्ध कराएं। इसके लिए स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना आई। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना में यह है कि वर्ष 23-24 जो गुजरा है उसमें राज्य के लगभग 1 करोड़ जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो परिवार हैं, है ना, उनको प्रत्येक माह निःशुल्क राशि दी जाए और उसके लिए अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट दिए जाए। 1 करोड़ लोगों का टारगेट किया गया कि उन लोगों को फ्री में अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट दिए जाए निःशुल्क। ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना सहकारिता विभाग के माध्यम से राजस्थान की है। मैं इसके बाद अब राजस्थान के लिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की इकोनॉमी के लिए। तो हम बात करेंगे ग्रामीण विकास और पंचायती राज पे। पंचायती राज, ग्रामीण विकास, ये हमने राजस्थान की पॉलिटिकल और गवर्नेंस सिस्टम में इसकी चर्चा की थी। शॉर्ट में आप समझिए कि ग्रामीण विकास से क्या आशय है। राजस्थान में ग्रामीण विकास के नियोजित कार्यान्वयन में विकास हो, उसके लिए 1 अप्रैल 1999 को एक अलग से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की स्थापना राजस्थान सरकार ने की ताकि इसको अलग से थोड़ा सा बल मिले 1999 में। तो उसी के क्रम में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजजीविका कहो ये RGAVP राजस्थान ग्रामीण आवास विकास परिषद बना। अक्टूबर 2010 में इसकी एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त परिषद के रूप में इसकी स्थापना हुई 2010 में, और इसका जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और ये जो आजीविका से संबंधित घरेलू आय बढ़ाने की वाली बात है उसके लिए ये प्रयास करता है। आजीविका की जो कुछ योजना है, परियोजना है, उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है जिसको संपूर्ण राज्य में लागू किया गया 2011 में। आजीविका की एक और परियोजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण, ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसको लागू किया गया और राजस्थान के 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना चल रही है। एक मनरेगा की हम बात करें वापस। मनरेगा जो आपने देखा होगा कि गाँव में सड़कें बन जाती हैं, बनाई जा रही हैं, मजदूरों को साल भर में कोई ना कोई काम किसी प्रोजेक्ट में दिया जाता है। ये एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आई थी, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 में हुई थी और ये संपूर्ण देश में स्कीम लागू की गई थी
अप्रैल 2008 में, तो राजस्थान में भी ये स्कीम आई। और इसमें ये होता है कि प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार सरकार उपलब्ध कराएगी, और जिसके लिए वयस्क सदस्य जो हैं परिवार के और अकुशल शारीरिक श्रम जो कर सकते हैं, अनस्किल्ड, है ना, बिल्कुल मजदूरी जिसको कहना चाहिए, एक परिवार का वयस्क बंदा हो और अकुशल हो, अनस्किल्ड हो, उसको कम से कम साल में हम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार देंगे। ये स्कीम मनरेगा आई, और इसकी कारण पूरे देश में और राजस्थान में भी बहुत सारी सड़कें और इस तरह के निर्माण कार्य हुए। तो इसकी चर्चा के बाद हम बात करेंगे मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये 2022-23 के बजट भाषण में इसकी शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके अंतर्गत भी ये कहा गया कि मनरेगा के तहत जो 100 दिवस का रोजगार पूरा होने पर, 100 दिन पूरे हो गए, 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार हम और देंगे। ये राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री गारंटी योजना दी। तो इसके अंतर्गत जो अतिरिक्त रोजगार दिए गए, उसमें सहरिया खेरूबा जनजाति जो 12 क्षेत्र में है उसको दिए गए, सहरिया को। उदयपुर की जो कथोड़ी जनजाति है उसको ये अतिरिक्त आवर्स दिन दिए गए। और फिर जो राज्य के विशेष योग्य जन श्रमिक हैं उनको भी 100 दिन से ऊपर का ये सुविधा दी गई। इसके बाद में बात करूंगा आवास। लोगों की रोटी कपड़ा और मकान में जो मकान शब्द आता है, उस आवास के लिए राजस्थान में क्या हुआ, तो एक जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान चला। 2023-24 के बजट में इसका प्रावधान दिया गया, और इसमें उद्देश्य ये था कि जो कमजोर जनजाति समूह हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में हम सुधार करें और उनका एक ग्रुप समूह बनाएं, उनका विकास करें। और इसके अंतर्गत फिर पक्का आवास होने पर नहीं है अगर, और या परिवार में सरकारी कर्मचारी वाले परिवारों को छोड़कर जो सरकार में नहीं है, उनके लिए सभी जो आवासहीन कमजोर लोग हैं उनके लिए परिवार जो है उनको इसमें पात्र माना गया। और फिर आवास निर्माण करने के लिए उनको 2 लाख रुपए, और मनरेगा योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए इनको 2.35 लाख का प्रावधान दिया गया। ये पीएम जनमन के नाम से मशहूर योजना थी। इसमें जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान में आवास के लिए इस तरह से व्यवस्थाएं की गई। एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये भी आई थी। इसकी शुरुआत भी मोदी काल में 20 नवंबर 2016 को हुई थी, और इसमें भी आवास के लिए 1,20,000 रुपए, शौचालय के लिए 12,000, और मनरेगा के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 90 दिन की देने का प्रावधान किया गया। इसी तरह से कुछ फिर आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना की जो विकास योजनाएं, उसमें विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है। विधानसभा क्षेत्र के प्रतिवर्ष 5 करोड़ का आवंटन, ये विधायक के मार्फत। एक इसी में एक योजना आई, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का एक्चुअली पुराना नाम जो था वो था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना 2014। इसका नाम फरवरी 2020 में बदल दिया, और राज्य सरकार ने इसको वित्त पोषित एक पूरे ग्रामीण क्षेत्र में लागू कर दिया कि फाइनेंस का हम सपोर्ट करेंगे और इस योजना को लागू करेंगे। इसका भी उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास करें, रोजगार का सृजन करें, और सामुदायिक परिसंपत्ति हैं, आधारभूत जो परिसंपत्तियों का जो सामुदायिक है, इंडिविजुअल नहीं है, उनका निर्माण करें, रखरखाव करें। शमशान, कब्रिस्तान, उनकी 4 दीवारी, इस तरह की चीजों को इस महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना में शामिल किया गया है। एक मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर की प्रारंभ 24 अप्रैल 2022 से की गई। इसका उद्देश्य था कि हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाए। सरोवर पानी का जलाशय। इस तरह से ये कुछ योजनाएं आवास को लेकर थी। क्षेत्रीय विकास के लिए भी हुआ, रीजनल
मेवात क्षेत्र के लिए कुछ स्कीम आई, मगरा क्षेत्र के विकास के कुछ कार्यक्रम आए, डांग क्षेत्र के विकास कार्यक्रम आए, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना आई और सीमा क्षेत्र विकास के कुछ कार्यक्रम आए। ये रीजनल विकास को लेकर भी बहुत सारी स्कीमें आई। पंचायती राज की हम बात करें, लोकतंत्र में आम गांव के छोटे ढाणी के हर नागरिक का हिस्सा रहे, भागीदारी रहे लोकतंत्र में, इसके लिए पंचायती राज राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रहा है। संविधान का जो अनुच्छेद था 246, उसमें पंचायतों की शक्ति, उनका अधिकार, उनका ड्यूटी, इन सब का वर्णन है। और 1994 में एक राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 मूल रूप से था, उसको थोड़ा संशोधन किया गया 1994 में, और पंचायती राज नियम 1996 में भी लागू फिर किए गए नए संशोधित अधिनियम। तो आज की तारीख में अगर पंचायती राज की बात करें तो राजस्थान में 33 जिला परिषद हैं, 365 पंचायत समिति हैं और 11,208 ग्राम पंचायतें हैं। यानी सबसे नीचे के लेवल पर ग्राम पंचायतें, उनके ऊपर वो सब मिलकर फिर पंचायत समिति बनाती हैं और वो सब मिलकर जिला परिषद बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर पंचायती राज का राजस्थान में भी काम कर रहा है। इनको पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान भी मिलता है और केंद्र सरकार से भी मिलता है, राज्य सरकार से भी मिलता है। इसमें फिर जो राज्य का वित्त आयोग है, राजस्थान राज्य का 6ठा वित्त आयोग का बनाया गया, जिसका गठन 12 अप्रैल अभी 2021 को किया गया और इसकी अवधि 2020 से लेकर 2025 5 वर्ष के लिए है। ये 6ठे राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो प्रद्युम्न सिंह हैं और ये इस तरह की पंचायती राजों को अनुदान और सहायता के लिए सरकार से फाइनेंस जुटाते हैं। इसी तरह से 16वां वित्त आयोग है, अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। ये भी केंद्र स्तर से आने वाले अनुदान को पंचायती राज में लगाते हैं। पंचायती राज में कुछ योजनाएं भी आई हैं जो राजस्थान में काम कर रही हैं। उसमें अन्नपूर्णा योजना है ग्रामीण, 2023 में प्रारंभ की गई 2010 सितंबर को। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण कस्बों में सस्ती दरों पर पौष्टिक और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराएं और उसके लिए इंदिरा रसोई योजना बनी, उसको श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कहा जाता है। एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लागू हुआ 2 अक्टूबर 2014 में। उसमें भारत सरकार ने शौच से जो मुक्त है, खुले में शौच से मुक्त है, उसके लिए स्वच्छ भारत योजना लागू की 2014 में। राजस्थान में भी ये योजना आई। इसी तरह से पंचायत विकास योजना है। इसी तरह से एक अंबेडकर भवन योजना है। अंबेडकर भवन योजना में जो नगरीय क्षेत्र हैं, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, उसमें अंबेडकर भवन बनाएंगे और प्रत्येक जगह 50 लाख रुपए का प्रावधान इसमें सोचा गया। एक सचिवालय सेक्रेटेरिएट पूरे राजस्थान राज्य का एक जगह ही होता है। इसको थोड़ा सा कि लोगों को इतनी दूर जयपुर नहीं आना पड़े, पंचायत मिली सचिवालय की योजना आई। उसमें कृषि, राजस्व और ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के जो उस लेवल के कर्मचारी हैं, उनको एक ही छत के नीचे अंडर वन रूफ काम करने के लिए पंचायत मिनी सचिवालय की स्थापना की गई। रूडा RUDA ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, ये नवंबर 1995 में बना था। उद्देश्य ये था कि राज्य में ग्रामीण जो क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र हैं, नॉन एग्रीकल्चर, उनको बढ़ावा दे। ये रूडा एक काम कर रहा है। तो मैं इसके आगे और फिर अन्य विकास की बात करूंगा। आज का विश्राम हम यहीं लेते हैं लेक्चर का। आप बने रहिए। राजस्थान की आर्थिकी पे हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। धन्यवाद।